अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बल्कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसमें फिर हम मूविंग चार्जेस से रिलेटेड कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। इनमें से कई चीज़ें आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लेकिन उनको हम फील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सो मेरा पहला टॉपिक है करंट एंड करंट डेंसिटी। कि करंट आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या होती है। मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट अ करंट, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। और जो इसका सिंबल होता है वो होता है आई, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। और आई इज़ गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। सही। सो करंट इज़ डिफाइंड एज मोशन। और वैसे तो करंट को हम पॉजिटिव चार्जेस के मोशन से डिफाइन करते हैं, कन्वेंशनल करंट को। लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो होता है, जैसा कि हम इस चैप्टर में मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स में। सो फील्ड थ्योरी में हम बजाय इसके कि एक बड़े एरिया पे फोकस करें, हमारा फोकस एक पॉइंट पे होता है या फिर एक स्मॉल रीजन पर होता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, उस स्मॉल रीजन की कोई ना कोई डेंसिटी होगी उस पर करंट की कि कितने अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रही है। और डेंसिटी को हम मेजर करते हैं, करंट डेंसिटी को हम मेजर करते हैं एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग दिस वेक्टर जे। तो अब क्योंकि हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं और एक स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, तो उस स्मॉल रीजन से जितनी करंट पास कर रही है उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल करंट, और उसको डिनोट करेंगे डेल्टा आई से। और जिस सरफेस एरिया से जिस क्रॉस सेक्शन से वो कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसको हम कहते हैं डेल्टा एफ। और ये होता है नॉर्मल टू करंट डेंसिटी। ठीक। सो डेल्टा आई जो कि इंक्रीमेंटल करंट है, दैट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट डेंसिटी विच इज़ नॉर्मल टू दिस। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट की बजाय डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक। और टोटल करंट उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से दैट इज़ फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द एंटायर सरफेस। So I is equal to integral of surface integral of j dot ds. So this is a double integral, जो कि आपको यहाँ से सिंबल से ही पता लग जाना चाहिए। अब ये है कि करंट डेंसिटी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक पॉइंट पर उससे भी रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि करंट की बेसिक इक्वेशन जो है दैट इज़ गिवन बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। सो जो चार्ज है, एज यू ऑलरेडी नो, Q is related to the volume charge density by this equation, Q is equal to rho v। तो जो क्योंकि एक स्मॉल रीजन की बात करें तो उस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इंक्रीमेंटल चार्ज होगा, तो इंक्रीमेंटल चार्ज इज गिवन बाय रो वी। उस वॉल्यूम, उस इंटायर वॉल्यूम पे जो चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय दैट वॉल्यूम डेल्टा वी, स्मॉल वॉल्यूम, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। अब डेल्टा वी को हम स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरफेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो इसको स्प्लिट करके लिखा हुआ है। ठीक। जस्ट लाइक शोन इन दिस पिक्चर। जैसे अगर आपके पास एक स्मॉल रीजन है, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम है, और उसके उसके थ्रू जो करंट पास कर रही है, इस रीजन के थ्रू जो करंट पास कर रही है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ ये कह लें कि इन अदर वर्ड्स कि इस यही करंट की डेंसिटी है, इस पर कुछ करंट, इस वॉल्यूम पर कुछ करंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उस करंट की मूवमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। सो जो करंट की मूवमेंट है दैट इज़ अलोंग दिस एक्स एक्सिस। ठीक। सो अगर एक पॉइंट पर, एक टाइम पर यहाँ पर करंट यहाँ पर है डेल्टा एल पर, फिर मूव कर गई है इस पॉइंट पर है, फिर मूव कर गई है करंट जो है वो इस पॉइंट पर, इससे आगे शिफ्ट हो गई है, तो ये जो स्मॉल इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। सो हम ये कहते हैं कि अलोंग दिस डेल्टा एल वो मूव कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एल एक्चुअली डेल्टा एक्स है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है करंट की, दैट इज़ इक्वल टू रो वी इंटू, इसमें डेल्टा क्यू की रिप्लेसमेंट की है, तो रो वी इंटू डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय टी। सो अगर आपको याद है कि एक्स विच वॉज द डिस्टेंस और ये टी विच वॉज टाइम, विच इज़ टाइम। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज़ द बेसिक डेफिनेशन फॉर वेलोसिटी।
सो अगर हम इसको डिनोट करें वेलोसिटी से वी एक्स से, वी अलॉन्ग द एक्स, सो हम इसको करंट को ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा आई इज गिवन बाय volume charge density multiplied by that surface area multiplied by that velocity with which it is moving. और अगर हम इसी को सब्स्टिट्यूट करें जे वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी बनती है दैट इज गिवन बाय जे एक्स इज इक्वल टू रो वी इंटू वी एक्स। और इन जनरल अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो जे इज इक्वल टू जे वेक्टर इज इक्वल टू रो वी इंटू वी, वी क्योंकि एक वेक्टर है इस वजह से ये वेक्टर नोटेशन इसकी यूज़ होगी। सो इससे हमें साफ साफ ये पता लगता है कि ये चार्ज जो चार्जेस हैं वो मोशन में हैं और उससे करंट जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं करंट। सो इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो इसमें जो जे और रो वी और इंटू वी ये दोनों ही कन्वेंशनल करंट की डेंसिटी हैं। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करंट का और करंट डेंसिटी का। हमने इनका रिलेशनशिप पढ़ा और इसको यूज़ करके हम आगे अपनी न्यूमेरिकल्स को या फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स था। आगे फिर हम मज़ीद टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें यही है कि एक आप जो प्रॉब्लम गिवन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें करना सिर्फ इतना है कि गिवन द वेक्टर डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी की इक्वेशन दी हुई है। पहले पार्ट में हमने सिर्फ फाइंड करनी है यही करंट डेंसिटी, लेकिन इस पॉइंट के लिए। सो इसमें पी जी और थीटा की फाई की रिप्लेसमेंट जो है वो ये करनी है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट में डिटर्मिन करना है टोटल करंट फ्लोइंग आउटवर्ड्स थ्रू अ सर्कुलर बैंड। सो करंट की इक्वेशन में जे डॉट डी एस है और जे हमारे पास गिवन है और इंटीग्रल करना है ओवर द सरफेस। अब ये कौन सा सरफेस होगा ये चीज़ आपने देखनी है। वो सिंपली ये होगा कि क्योंकि करंट आउटवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर। तो अगर आउट ऑफ द पेपर फ्लो कर रही है और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आउट ऑफ द पेपर जो आपका सरफेस बनता है दैट इज़ फाई सरफेस, ठीक है। फाई सरफेस के जो सरफेस एरिया है डी एस बनता है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो उसको लगा के और उसकी इंटीग्रेशन की उसके हिसाब से इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बस। और उसमें रो की वैल्यू जो है वो 3 रखती है, ठीक। तो और आपके पास जो है वो ये आंसर निकलेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूटी की इक्वेशन, करंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी अगर आपको याद है तो ये फिज़िक्स में बेसिक्स हम पढ़ते थे। अब हम फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कॉन्टीन्यूटी की इक्वेशन जो है वो क्या कहती है और उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ। सो जो इसमें इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसके जो हमें ये स्टेट करता है कि ना तो चार्जेस को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इंडिविजुअल चार्जेस को, लेकिन जो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनको साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं? या तो वो सेपरेशन से होते हैं या फिर रिकॉम्बिनेशन के लॉस के नतीजे में ये सारा कुछ होता है। सो इस तरह पॉसिबल है। इसके अलावा उनको इंडिविजुअल लेवल पर क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ। सो जो कॉन्टीन्यूटी की इक्वेशन है वो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके आगे निकाली गई है। सो हम दोबारा से वही प्रीवियस इक्वेशन को ही सामने रखते हैं और हम ये अप्लाई करते हैं क्लोज सरफेस पे, यानी आपके पास एक क्लोज सरफेस है। सो करंट की इक्वेशन जो है वो हो जाती है क्लोज सरफेस के लिए आई इज़ इक्वल टू जे डॉट डी एस ओवर द एंटायर क्लोज सरफेस। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो और ये जो आउटवर्ड फ्लो है करंट का वो पॉजिटिव चार्ज का, ये इक्वल अमाउंट ऑफ ये बैलेंस होता है, ये बैलेंस होना चाहिए इन अ सेंस कि वो उस उतने ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसमें से उस रीजन में से निकल रहे हैं, ठीक है, उस क्लोज सरफेस में से निकल रहे हैं। तो अगर तो ये कंसिडर करें कि चार्ज जो है वो क्यू आई है, ठीक है, जो इनसाइड है वो क्यू आई है, तो जो रेट ऑफ डिक्रीज़ होगा वो माइनस डी क्यू आई ओवर डी टी होगा ऑब्वियसली। और जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो हमें फिर ये कहता है कि आई इज़ इक्वल टू
दिस नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो निकल रहा है उसमें से, डिक्रीज ऑफ चार्ज, ठीक। सो अब ये नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सर्किट थ्योरी है उसमें हम यूजुअली ये कहते हैं कि जो करंट का फ्लो है वो अगर सिंपली हमारे पास कैपेसिटर है एक, तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होगा, वो उतना ही चार्ज जो है वो प्लेट पर वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस केस में हमारे पास आउटवर्ड फ्लो है करंट का, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। सो ये जो इक्वेशन है ये हमारे ये है इंटीग्रल फॉर्म कॉन्टीन्यूटी की इक्वेशन की, ठीक। डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो इसी तरह से बन सकती है जैसे आपको अगर याद है तो हमने स्टडी किया था फ्लक्स डेंसिटी की इक्वेशंस का, और उसको रिलेट किया था उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ, यानी उसके इक्विवेलेंट जो डेल वाली फॉर्म थी उसके साथ, डाइवर्जेंस वाली फॉर्म के साथ। सो उस केस में हमारे पास d डॉट डी एस ओवर द एंटायर सरफेस, क्लोज सरफेस वाज इक्वल टू डेल डॉट डी इंटू डी वी ओवर द एंटायर वॉल्यूम। उसी तरह से हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं, जे डॉट डी एस इज इक्वल टू जे डॉट डी एस ओवर द एंटायर सरफेस, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डेल डॉट जे इंटू डी वी ओवर द एंटायर वॉल्यूम। वही सेम रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ सिंबल का फ़र्क है। सो इसमें अब हमारे पास क्योंकि जो चार्ज था उसको हमने कहा है कि वो क्यू आई है, सो उसमें जो वॉल्यूम इंटीग्रल है अगर हम इसको एक्सप्लोर करें डेल डॉट जे, इसको हम इक्वेट करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल आता है इस चार्ज डेंसिटी का, दैट इज़ गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब इसमें जो वैल्यू बनती है दैट इज़ गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जस्ट लाइक दिस, ठीक। सो अगर तो हमारे पास सरफेस कांस्टेंट है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, और इसको हम इजीली इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ द बेसिक लॉ फॉर इंटीग्रल्स, सॉल्विंग इंटीग्रल्स, ठीक। सो अब इस हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आई है, या ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म है कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन की। अब वो कैसे आई है, यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स पे वॉल्यूम इंटीग्रल है तो और वॉल्यूम के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इंटरनल जो टर्म्स हैं उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। सो डेल डॉट जे इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी डेल डॉट जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। अब अगर आपको फिज़िकल इंटरप्रिटेशन याद है डाइवर्जेंस की, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या कहती है हमें, वो ये कहती है कि करंट जो है, ये जो जैसे लेफ़्ट साइड पे करंट की ही डेफिनेशन है बेसिक। सो करंट जो है, या फिर कह लें कि चार्ज पर सेकंड जो है, जो कि एक स्मॉल रीजन यानी स्मॉल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो चेंज हो रही है, वो इक्विवेलेंट है किसके, नेगेटिव ऑफ, यानी नेगेटिव को अगर छोड़ें तो रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हर एक पॉइंट पर। अब डिक्रीज जो चेंज है इसमें, इस केस में डिक्रीज है, और वो डिक्रीज ही नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, जो हमने अभी स्टडी किए हैं दो टॉपिक्स, उनके हिसाब से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से हम यूज़ करके अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कंसिडर कि हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी है, करंट डेंसिटी सॉरी दी हुई है, और ये रेडियली आउटवर्ड्स जो है वो एक्सटेंड कर रही है, और ये डिक्रीज़ करती है एक्सपोनेंशियली विद टाइम। सो इसकी इक्वेशन जो है दैट इज़ गिवन बाय 1 ओवर आर ई पावर माइनस टी इंटू ए आर, ये रेडियली एग्जिस्ट कर रही है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। सो अगर हम सेलेक्ट करें इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए करंट को मेजर करें कि वो क्या है, कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो हमारे पास जो और हाँ हमारे पास जाहिर है क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स है तो हमें आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि कितना रेडियस है, उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अगर हम आर को कंसिडर करें कि ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर के लिए हमारे पास जो करंट बनती है वो बनती है जे आर इंटू एस। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर, इसके अंदर अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू बनती है दैट इज़ गिवन बाय 1 ओवर 5 ई पावर माइनस 1 इंटू 4 बाई 5 स्क्वेयर। तो ये बनता है इक्वल टू 23.1 एम्पेयर।
और इसी इंस्टेंट पर अगर हम लार्जर रेडियस के लिए कंसिडर करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती है दैट इज़ गिवन बाय 27.7 एम्पियर। अब ये कैसे हुआ, यानी रेडियस ज़्यादा यानी दूर अगर रेडियस इंक्रीज़ किया तो उसकी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कैसे हो रही है। तो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वेलोसिटी को देखना पड़ेगा कि वो क्या है, किस तरह से निकल रही है। तो अगर तो जो टोटल करंट है वो हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा रेडियस पर ज़्यादा कैसे होगी, यानी कि रेडियस अगर इंक्रीज़ किया तो उसी इंस्टेंट पर रेडियस इंक्रीज़ वाली वैल्यू पर ये ज़्यादा कैसे होगी। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वेलोसिटी का देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं इसको। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो उसी से हमारे पास वॉल्यूम वेलोसिटी जो है वो निकलेगी। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके लिए जनरल इक्वेशन जो ऊपर हमने इक्वेशंस निकाली थी उसी को यूज़ करके हमारे पास जो रिलेशन है दिस इज़ गिवन बाय डेल डॉट जे। अगर आपको ये डेल ऑपरेटर को यूज़ करना याद है तो हम इसके साथ रेडियल कंपोनेंट उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं सिर्फ। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये क्योंकि एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये टर्म निकलती है, ठीक है, 1/r² इंटू पार्शल r इंटू दिस वैल्यू, सो इंटू दिस कंपोनेंट। तो ये हमारे पास अगर हम वो करें इसको सॉल्व करें वैल्यू को तो हमारे पास आता है 1/r² e⁻⁻t। अब ये निकली है राइट हैंड साइड। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक्चुअल हमने निकालना है यहाँ से चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी अगर निकालना हो एक साइड पे ये है और एक साइड पे ये है, क्योंकि ये पार्शल है तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे इंटीग्रल करेंगे तो ये इस साइड से पार्शल ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पर इसका इंटीग्रल आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रो वी विल बी गिवन बाय माइनस नेगेटिव ऑफ 1/r² e⁻⁻t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के साथ ये चेंज हो रहा था तो हम इसको इक्वेट करने के लिए बैलेंस करने के लिए हम इंटीग्रल भी टी के हिसाब से निकालेंगे। और इसमें ये कांस्टेंट है इंटीग्रल का कांस्टेंट, तो हमारे पास जो इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है दैट इज़ गिवन बाय 1/r² e⁻⁻t, क्योंकि e⁻⁻t है इसका इंटीग्रल निकालना है। तो e⁻⁻t का इंटीग्रल माइनस e⁻⁻t बनता था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारे पास वैल्यू आई। अब रही बात इसकी, तो अगर हम ये अज्यूम करें कि रो वी जो है वो अप्रोच होती है ज़ीरो एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू है वैसे ही ज़ीरो आ जाती है। और हमारे पास जो रो वी की वैल्यू है वो आती है 1/r² e⁻⁻t कूलम पर मीटर क्यूब। अब इसको यूज़ करके हम सिंपली जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन जो आपने रिलेशन देखा था दैट वाज फॉर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू रो वी इंटू वी। यहाँ से हमने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वी आर क्योंकि रेडियली एग्जिस्ट कर रहा है जो कंपोनेंट है, सो वी आर इज इक्वल टू जे आर ओवर रो वी, और जे आर ये है और रो वी हमारे पास ये है। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r मीटर्स पर सेकेंड आती है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि एक्चुअली वेलोसिटी वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r से, तो r जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से, और ये प्रीवियस टॉपिक में भी आपको ये जो जनरल इक्वेशन है ये आपको मैं बताता हूँ। ये जो जनरल इक्वेशन बनी है ये वाली, इससे हमें ये पता लगता है कि जो करंट डेंसिटी है यानी करंट का फ्लो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकता है। दो तरीके हैं, या तो रीजन जो है उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चार्जेस का फ्लो हो तो तब जाके करंट डेंसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, यानी कि ये टर्म, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो इस वजह से वेलोसिटी क्योंकि ज़्यादा है 6 रेडियस पर, तो इस वजह से जो करंट है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट प्रीवियस वैल्यू। सो ये इंटायर रीज़न था इसका। तो यहाँ से हमें कुछ रिलेशनशिप्स का पता लग रहा है। तो इसमें D5.2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर देखें। करंट डेंसिटी जो है वो दी हुई है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस रीजन के लिए
फाइंड करनी है टोटल करंट क्रॉसिंग दिस सरफेस इन द जी डायरेक्शन। टोटल करंट फाइंड करनी है। अगर तो चार्ज वेलोसिटी ये है तो हमने फाइंड करना है रो वी, और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पर ये है, रो वी की वैल्यू ये है, तो चार्ज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डिस्कस करें, वी कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन।